किसान भाइयों, धान की फसल में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी, पोटास और जिंक हमें कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। अगर हम इसको रोपाई के टाइम पर डालेंगे, खेत की तैयारी करते टाइम पर, और अगर हम इसको बाद में डालेंगे तो रिजल्ट में कितना फर्क आएगा, इसके ऊपर पूरी आपको साइंटिफिक जानकारी दूंगा, वैज्ञानिक जानकारी दूंगा कि कृषि वैज्ञानिक इस बारे में क्या कहते हैं। तो पूरी विस्तार से हम जानकारी लेंगे, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी सही से समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके पास में गोबर की गली सड़ी खाद है तो गोबर की खाद सर्वोत्तम खाद मानी गई है सभी फसलों के लिए, इस बात में कोई शक नहीं है। तो कद्दू करने से पहले आपको खेत में गोबर की गली सड़ी खाद जरूर डालनी चाहिए, जितनी भी आपके पास में अवेलेबल होती है। तो सूखे खेत में आपको डालकर ऊपर से अच्छी प्रकार से जुताई करके मिट्टी में मिलाकर पानी छोड़कर आपको कद्दू कर लेना है। उर्वरक खादों के बारे में बात करने से पहले अगर आपको एक चीज का पता है तो सारा कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा कि धान की फसल को तैयार होने के लिए, बढ़िया पैदावार के लिए कितनी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यानी कि धान के पौधे को कितनी मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए, कितनी मात्रा में उसको फास्फोरस चाहिए, कितनी मात्रा में उसको पोटेशियम चाहिए और कितनी मात्रा में उसको जिंक चाहिए। अगर हमें ये चीजें पता होगी तभी तो हम उतनी मात्रा में खाद अपनी फसल के अंदर डालेंगे, अपने खेत में डालेंगे, तो उसकी वेस्टेज नहीं होगी, पैसे की बर्बादी नहीं होगी, और जितनी खाद की उसको आवश्यकता है उतनी ही डालेंगे तो फसल में ज्यादा बीमारियां नहीं आएंगी और फसल को सारे पोषक तत्व सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में मिलेंगे। तो पैदावार तो आपकी डेफिनेटली बढ़िया निकले ही निकलेगी। तो इसका आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का रेशियो अगर हम देखें, कुल मात्रा धान की फसल में कितनी चाहिए इन पोषक तत्वों की, तो 60 किलोग्राम तो शुद्ध नाइट्रोजन चाहिए। 60 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन का मतलब ये नहीं है कि 60 किलोग्राम यूरिया डालनी है, यानी कि आपको इतनी मात्रा में यूरिया डालनी है जितनी मात्रा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन को पूरा कर दे। और यहाँ पर आपको 24 किलोग्राम 1 एकड़ में शुद्ध फास्फोरस चाहिए, यानी कि इतनी डीएपी डालनी है या फिर एनपीके डालनी है या फिर एसएसपी डालनी है जितनी मात्रा से शुद्ध फास्फोरस 24 किलोग्राम मिल जाए 1 एकड़ के लिए। इसके अलावा पोटेशियम चाहिए आपको 16 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए। इसके लिए कितनी एमओपी डालनी पड़ेगी वो हम आगे बात करेंगे। तो ये यहाँ पर शुद्ध मात्रा मैंने आपको बताई नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की। अब इस मात्रा को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में यूरिया डालनी है, डीएपी डालनी है, एनपीके, एसएसपी डालनी है, एमओपी डालनी है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप डीएपी डाल रहे हो या फिर एसएसपी डाल रहे हो या फिर एनपीके डाल रहे हो तो इनके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा खाद का, क्योंकि डीएपी के अंदर तो नाइट्रोजन भी होती है और फास्फोरस भी होती है। एसएसपी के अंदर केवल आपको फास्फोरस मिलेगी, कैल्शियम मिलेगी, सल्फर मिलेगी, इसमें बिल्कुल भी नाइट्रोजन नहीं होती, तो इसमें हमें यूरिया ज्यादा डालनी पड़ेगी। एनपीके के अलग अलग कई कॉम्बिनेशन आते हैं, तो उसके हिसाब से इसमें हमें यूरिया और पोटेशियम के लिए जो पोटास, एमओपी डालते हैं वो उस हिसाब से मात्रा हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर आप डीएपी डाल रहे हो, क्योंकि डीएपी की किल्लत है, किसानों को मिल नहीं रही, तो अगर मिल रही है तो भी कम मात्रा में मिल रही है। अगर आपको डीएपी मिल जाती है तो आपको 52 किलोग्राम डीएपी डालनी है 1 एकड़ में। जो 52 किलोग्राम डीएपी आप डाल रहे हो तो उससे 24 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस आपको 1 एकड़ के हिसाब से लगभग मिल जाएगी, क्योंकि डीएपी के अंदर 46% मात्रा में फास्फोरस होती है और 18% इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन इसमें पहले से कुछ मात्रा में है, तो इसमें यूरिया आपको कम मिलानी है, यानी कि 24 किलोग्राम यूरिया आपको मिलानी है। और इसमें अगर हम एमओपी की बात करें, जो पोटेशियम के लिए हम डालते हैं लाल रंग वाली खाद, जिसको एमओपी बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश इसका पूरा नाम है, तो इसको आपको 27 किलोग्राम डालनी पड़ेगी 1 एकड़ में। जो आपकी शुद्ध अगर हम पोटेशियम देखें तो 27 किलो एमओपी से 16 किलोग्राम के आसपास शुद्ध पोटेशियम मिल जाएगी। तो यह मैंने आपको बताया कि अगर आप डीएपी डाल रहे हो तो इसके साथ में यूरिया आपको कितनी डालनी है और एमओपी आपको कितनी डालनी है। अगर आपको डीएपी नहीं मिलती है तो आप कोशिश करें कि जो एनपीके 12, 32, 16 आती है, इस ग्रेड वाली एनपीके आपको डालनी है। 12, 32, 16 ग्रेड वाली एनपीके सबसे बढ़िया एनपीके मानी जाती है। इसमें एक सही कॉम्बिनेशन होता है फर्टिलाइजर का, पोषक तत्वों का। अगर एनपीके 12, 32, 16 आपको डालनी है
तो ये 75 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में डालनी पड़ेगी। तब जाकर इसमें जो फास्फोरस है 32%, ये 24 किलोग्राम के आसपास 1 एकड़ में मिल जाएगी। इसमें 12% नाइट्रोजन भी है, तो आपको यूरिया भी इसमें थोड़ी सी कम डालनी है, यानी कि 24 किलोग्राम यूरिया आपको डालनी है 1 एकड़ में। अगर हम इसमें पोटास की बात करें तो एनपीके के साथ में आपको 7 किलोग्राम पोटास डालनी है, क्योंकि जो इसमें एनपीके 12-32-16 में 16% यहाँ पर पोटेशियम भी आपको मिल जाती है। तो इसमें आपको एमओपी कम डालनी है, क्योंकि एनपीके 12-32-16 से 16% पोटेशियम तो हमें यहाँ पर पहले से ही मिल जाती है, और इसमें 7 किलोग्राम एमओपी और मिला देंगे तो ये कुल मिलाकर 16 किलोग्राम शुद्ध जो पोटेशियम है वो 1 एकड़ के लिए जो पूरी मात्रा हो जाएगी, अवेलेबल करवा देगी। अगर आपको डीएपी नहीं मिलती है, एनपीके 12-32-16 भी नहीं मिलती है, क्योंकि 12-32-16 की भी काफ़ी किल्लत है, ये भी ज़्यादातर जगह पर मिल नहीं रही, तो किसान भाई डालते हैं एसएसपी, क्योंकि उसके पास में इन दोनों के बाद में जो तीसरा विकल्प है वो एसएसपी आता है। अगर आप एसएसपी डालते हैं तो एसएसपी की 150 किलोग्राम की मात्रा आपको डालनी है 1 एकड़ में। 150 किलोग्राम एसएसपी से यहाँ पर आपको 24 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस मिल जाएगी, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होगी। एसएसपी में नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं होती, तो नाइट्रोजन की आपको यानी कि यूरिया की आपको पूरी मात्रा डालनी पड़ेगी। 44 किलोग्राम की मात्रा आपको यूरिया की डालनी है 1 एकड़ में, और 44 किलोग्राम यूरिया से लगभग 20 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन निकल कर आएगी, जो आपकी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होगी। जो हम स्टार्टिंग में खेत की तैयारी करते टाइम पर यूरिया की मात्रा डाल रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं, वो हमें 1/3 देनी है, यानी कि जो कुल मिलाकर धान की फसल में हम 60 किलोग्राम नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो 20 किलोग्राम आपको स्टार्टिंग में डालनी है, 20 किलोग्राम बाद में डालनी है, और 20 किलोग्राम एक बार फिर से डालनी है। तो 3 बार आपको यूरिया डालनी है बराबर भागों में। तो 24 किलोग्राम आपको यूरिया डालनी है एसएसपी के साथ में, जो 20 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन दे जाएगी। अगर हम एमओपी की बात करें यानी कि पोटेशियम की बात करें, तो पोटेशियम भी एसएसपी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो पोटेशियम की भी आपको पूरी मात्रा डालनी पड़ेगी। एमओपी डालनी है आपको 27 किलोग्राम 1 एकड़ से। ये जो मैंने आपको खाद की मात्रा बताई, ये बासमती धान की जो बढ़िया पैदावार देने वाली वैरायटियां हैं, जो नॉर्मल धान की वैरायटियां हैं अच्छी पैदावार वाली, उनमें आप डाल सकते हो। लेकिन अगर आपने हाइब्रिड धान लगा रखा है तो हाइब्रिड वैरायटियों में आपको पोटेशियम ज्यादा डालनी पड़ेगी, यानी कि जो एमओपी मैंने आपको बताई उसमें आपको 14 किलोग्राम ज्यादा एमओपी डालनी पड़ेगी, ज्यादा पोटाश डालनी पड़ेगी हाइब्रिड धान में, क्योंकि पोटाश की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। पैदावार ज्यादा देता है हाइब्रिड धान, तो इसमें हमें पोटाश भी ज्यादा डालनी पड़ेगी। तो ये कृषि वैज्ञानिकों का मत है, कृषि वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया मैंने आपको बताया 3 बार आपको करके डालनी है। पहली जो 20 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन देनी है, दूसरी जो शुद्ध नाइट्रोजन देनी है 20 किलोग्राम में, और तीसरी जो मात्रा देनी है आपको 20 किलोग्राम की शुद्ध नाइट्रोजन। और इसके लिए आपको जो यूरिया डालनी पड़ेगी वो 1 बैग आपको डालना है बिजाई के टाइम पर, यानी कि रोपाई के टाइम पर, खेत की तैयारी करते टाइम पर। दूसरी जो 1 बैग की मात्रा आपको डालनी है जब आप 15-20 दिन के बाद में यूरिया डालते हैं रोपाई के, तब आपको 1 बैग डालना है यूरिया का। तीसरी जो मात्रा डालनी है, जो बचा हुआ 1 बैग है, लगभग 44 किलोग्राम की मात्रा रहती है, लेकिन 45 किलोग्राम का बैग आता है यूरिया का, तो 1 बैग हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। तो तीसरा जो 1 बैग बचा हुआ है यूरिया का, वो हमें 35, 40, 45 दिन के आसपास पानी के साथ में डाल देना है। तो ये यूरिया आपको डालनी है। यूरिया की ज्यादा मात्रा हमें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि काफी किसान भाई बार बार यूरिया डालते हैं, ज्यादा मात्रा डाल देते हैं, तो उसमें बीमारियां ज्यादा आती हैं। ज्यादा नाइट्रोजन फसल में डालोगे मतलब ज्यादा बीमारियों को आप आमंत्रण दे रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, यूरिया की आपको एक संतुलित मात्रा ही डालनी चाहिए जितनी फसल को आवश्यकता होती है। अब बात आती है जिंक की, क्योंकि जिंक के बारे में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, सबसे ज्यादा जो डाउट है वो जिंक के ऊपर आता है। क्योंकि जिंक को हम सुनते हैं कि भाई डीएपी के साथ में नहीं डाल सकते, एसएसपी के साथ में, एनपीके के साथ में नहीं डाल सकते, तो जिंक को कब डालें? क्योंकि अगर हमने ये खाद डाल दी फास्फोरस वाली, तो जिंक तो हम डाल नहीं सकते, तो इसको कब डालें? क्योंकि ये भी जरूरी पोषक तत्व है, ज्यादा फुटाव के लिए, क्लोरोफिल के लिए, अच्छे कल्लों के लिए जिंक तो हमें डालना पड़ेगा टाइम पर। तो कैसे डालें, कितनी मात्रा में डालें?
तो रोपाई के 15 से 20 दिन के बाद में जब आप यूरिया डालोगे तो उस यूरिया के साथ में मिलाकर आपको जिंक डालना है। कौन सा डालें, कितनी मात्रा में डालें? जो जिंक सल्फेट आता है 21% में, वो 10 किलोग्राम डालना है 1 एकड़ में। अगर आपको 33% वाला जिंक सल्फेट मिलता है तो ये 7 किलोग्राम आपको डालना चाहिए 1 एकड़ में। इसकी पर्याप्त रहेगी मात्रा, क्योंकि इसमें 33% जिंक है, ज्यादा जिंक है 21% से, तो इसमें 10 किलोग्राम नहीं डालना। 33% वाला जो जिंक है वो 6 या फिर 7 किलोग्राम आप 1 एकड़ में डाल सकते हो। अब एक आता है चिलेटेड जिंक, जो EDTA फॉर्म में आता है 12% में। तो चिलेटेड जिंक जो आता है, जो भी चिलेटेड फर्टिलाइजर आते हैं वो आप फास्फोरस के साथ में, SSP के साथ में, NPK के साथ में या फिर DAP के साथ में डाल सकते हो। इसमें कोई विपरीत रिएक्शन नहीं होगा। जो चिलेटेड फॉर्म में आते हैं, जो जिंक आता है 12% में चिलेटेड में EDTA फॉर्म में, वो आपको 2 से 3 किलोग्राम मात्रा आप डाल सकते हो 1 एकड़ की। ये महंगा आता है तो आप 2 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ की डाल सकते हो, आपका काम चल जाएगा। चिलेटेड जिंक को DAP, SSP, NPK किसी भी खाद के साथ में आसानी से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप रोपाई के टाइम पर, खेत की तैयारी के टाइम पर डालो DAP, SSP यूरिया के साथ में, चाहे आप बाद में पानी के साथ में इसको डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मिलाकर आप डाल सकते हो। लेकिन जो सल्फेट वाले हैं, जिंक सल्फेट 21%, जिंक सल्फेट 33% वाला, इनको आपको फास्फोरस वाली खाद के साथ में मिलाकर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये मिट्टी में जाकर स्थिर हो जाएगा, काम नहीं करेगा, फिक्स हो जाएगा। बाद में जिंक की कमी आपकी फसल के ऊपर दिखाई देगी, बाद में आपको जिंक का स्प्रे करना पड़ेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। जिंक के बारे में एक चीज का ज्यादातर किसान भाइयों को पता नहीं होता, जो नॉर्मली हमें सुनने को भी नहीं मिलता। अगर आपके खेत की मिट्टी का pH 7 से ज्यादा है, यानी कि मिट्टी आपकी क्षारीय है, तो उस कंडीशन में हमें जिंक सल्फेट चाहे 21% वाला हो चाहे 33% वाला हो, मिट्टी में नहीं डालना चाहिए। हालांकि चिलेटेड जिंक भी मिट्टी में नहीं डालना चाहिए। अगर मिट्टी का pH 7 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में जिंक अगर आपने डाल दिया तो वो फिक्स हो जाएगा, मिट्टी के अंदर वैसे ही पड़ा रहेगा, काम नहीं करेगा, पौधे तक नहीं पहुंचेगा, जिंक की कमी आपको दिखाई देगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके खेत की मिट्टी का pH 7 से कम है, यानी कि मिट्टी आपकी अम्लीय है, एसिडिक है, तो उस कंडीशन में आपको जिंक सल्फेट नीचे जमीन में डालना चाहिए, चाहे 21% वाला हो, 33 वाला हो, चाहे 12% वाला चिलेटेड जिंक हो। ऐसी कंडीशन में आपको नीचे देना चाहिए, चाहे रोपाई के टाइम पर, खेत की तैयारी के टाइम पर डालो, चाहे बाद में डालो, आप नीचे डाल सकते हो। ये बात ज्यादातर किसान भाइयों को बिल्कुल भी नहीं पता होती, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब आप एक चीज का और सवाल करोगे कि pH हम कैसे पता करें कि भाई pH कितना है हमारे खेत का, हमारी मिट्टी का। तो इसके लिए आपके जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर कृषि विश्वविद्यालय है, जो आपका कृषि अधिकारी है, उससे आप संपर्क कर सकते हो। वहां पर आप सैंपल लेकर जा सकते हो मिट्टी का, तो वो आपको आपकी मिट्टी का pH बता सकते हैं। उस हिसाब से आपको ये चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी अगर आपको बढ़िया पैदावार लेनी है, रिजल्ट आपको पूरा लेना है। तो एक दो बातों के ऊपर आपको और ध्यान रखना चाहिए। खाद के ऊपर जब हम बात करते हैं धान में, तो DAP, SSP या फिर NPK जिसको हम फास्फोरस के लिए डालते हैं, या फिर जो MOP है जिसको हम पोटास के लिए डालते हैं, तो फास्फोरस और पोटास को रोपाई के समय पर ही आपको पूरी मात्रा डाल देनी चाहिए धान की फसल में, अगर आपको पूरा रिजल्ट लेना है। तो काफी किसान भाई क्या करते हैं, बाद में यूरिया के साथ में मिलाकर छिड़कते रहते हैं, तो उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता, ना ही फास्फोरस का, ना ही पोटेशियम का। तो रोपाई के टाइम पर जब खेत की तैयारी हम करते हैं, उस टाइम के ऊपर ही हमें फास्फोरस का और पोटेशियम का नीचे प्रयोग कर लेना चाहिए। यूरिया हमें धान की फसल में 3 बार करके डालनी चाहिए। एक हिस्सा रोपाई के टाइम पर, खेत की तैयारी के टाइम पर, दूसरा हिस्सा बाद में यूरिया के टाइम पर, और तीसरा हिस्सा जो हम बाद में फिर यूरिया डालते हैं 30, 35, 40, 45 दिन के आसपास, उस टाइम के ऊपर हमें डाल देनी चाहिए बची हुई यूरिया की मात्रा को। अगर आपने रोपाई कर दी और DAP, SSP, NPK आपने उस टाइम के ऊपर नहीं डाली, तो जितना जल्दी हो सके अपनी धान फसल के अंदर DAP, SSP, NPK और पोटास को डाल देना चाहिए।
नहीं तो आप जितना लेट करोगे उतना ही आपको रिजल्ट कम मिलेगा। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अगर रोपाई कर दी तो अपनी फसल को अभी पूरी मात्रा फास्फोरस की और पोटेशियम की दे दो ताकि उसको पूरा रिजल्ट मिल सके। बाद में अगर लेट करोगे तो रिजल्ट कम आएगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से धान की फसल में फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट आपको किस प्रकार से करना है, खाद का प्रबंधन कैसे करना है, कृषि वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, वो साइंटिफिक जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी। इस वीडियो को धान की खेती करने वाले अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करना, ये काम आप जरूर कर देना। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसी प्रकार की जानकारी वहां पर भी आपको मिलती रहती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।